कृपया मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट 99 में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज आपके लिए हम 10 क्वेश्चन लाए हैं, बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन लाए हैं दोस्तों। और दोस्तों आपको पता है हमारे चैनल पर बहुत ही अच्छे क्वेश्चन दिए जाते हैं जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही अच्छे महत्वपूर्ण होते हैं। और दोस्तों हमारा प्रयास है कि आप अच्छे क्वेश्चन पढ़ें और अपनी सफलता की ओर अच्छे से मार्गदर्शित की जा सकें। और दोस्तों यदि आप हमारे चैनल से संतुष्ट हैं और अच्छे क्वेश्चन और वीडियोस देखना चाहते हैं तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख दें। और यदि आपको कोई सुझाव देना हो, कोई विचार हो आपके दिमाग में या मन में कोई चीज़ बन रही हो तो दोस्तों आप अवश्य कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ताकि उसको हमारा जो है पढ़ने के बाद मोटिवेशन और अच्छा हो सके और आपको हम और भी बेहतरीन इससे भी अच्छे क्वेश्चन देने की कोशिश कर सकें। तो दोस्तों देर ना करते हुए बढ़ते हैं आज की क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों आज की सीरीज शुरू करने से पहले हम आपको हमेशा की तरह कुछ क्वेश्चन, आपको 10 क्वेश्चन जल्दी जल्दी रिवाइज करवा देते हैं, क्योंकि दोस्तों रिवाइज करने का काम क्योंकि दोस्तों आज की डेट में रिवर्स जाना काफ़ी मुश्किल होता है, जो वक्त पर मिल जाए वही अच्छा होता है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, कोरोना वायरस किस देश के अमेजन जंगल तक पहुंच गया है? तो दोस्तों ब्राजील में है, मैंने आपको बता दिया था पिछली वीडियो में अपनी। और क्वेश्चन नंबर 2, स्कूली विद्यार्थियों हेतु कोलैबपैड नामक सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है। ये दोस्तों नीति आयोग द्वारा किया गया है और इसके बारे में डिटेल मैंने आपको लास्ट वीडियो में दी थी दोस्तों। तो यदि आपको अच्छे से उसके बारे में जानना है तो आप उस वीडियो को अवश्य देख लें दोस्तों, काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन उस वीडियो में भी शामिल किए गए हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दुनिया में हाइड्रोक्लोरोक्विन के उत्पादन और निर्यात में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? दोस्तों ये आपको याद होगा, अपना देश भारत है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उन्नयन मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय नामक मोबाइल ऐप की शुरुआत किस राज्य ने की? दोस्तों ये बिहार राज्य ने की है, ताकि जो कोरोना की वजह से लॉकडाउन देश में किया गया है उससे जो बच्चों की पढ़ाई है वो काफ़ी जो है सही हो सके और उनका रूटीन बना रहे पढ़ने का, ताकि आपको पता है छुट्टी में कोई भी पढ़ नहीं पाता है। और आप और हम भी दोस्तों जब स्कूल या कॉलेज की छुट्टी रहती है या स्टूडेंट या किसी सेंटर की वगैरह छुट्टी पड़ जाती है ना बीच में, तो अपना भी रूटीन थोड़ा बिगड़ जाता है। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। केंद्र सरकार ने भारत में फंसे विदेशी यात्रियों का वीजा फ्री में कब तक बढ़ा दिया है? ये दोस्तों 30 अप्रैल तक इसका वीजा की जो डेट बढ़ा दी गई है। और दोस्तों उसके लिए उनको जो है सरकार के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है, तभी उनका वीजा वैलिडिटी बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में बदलाव करते हुए निजी लेबोरेटरी में कोविड-19 टेस्ट किसके लिए निःशुल्क किया? ये दोस्तों जो जन आरोग्य योजना थी प्रधानमंत्री की, भारत आयुष्मान, और दूसरी स्कीम EWS के जो गरीबी रेखा से नीचे वाले लोग हैं, ठीक है ना दोस्तों, तो उनको फ्री में ही उनका इलाज करने की परमिशन दे दी गई है कोरोना का टेस्ट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ। पहले सिर्फ जो है आयुष्मान भारत कार्ड जिनके पास है उनको ही फ्री में टेस्ट मुहैया करा रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश में बदलाव करते हुए कहा है कि अब EWS जो कैटेगरी के जो व्यक्ति हैं उनको भी जो है इलाज फ्री में उनका करना अनिवार्य कर दिया है। और जो बाकी आम लोग हैं अच्छे कैटेगरी वाले, तो वो अपना कम से कम 4500 रुपये की फीस उनको दे करके अपना टेस्ट करवा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों, क्रूड ऑयल प्राइस वॉर को खत्म करने के लिए ओपेक और किस देश की अगुवाई वाले अन्य तेल उत्पादक देशों के बीच तेल उत्पादन में कटौती का समझौता हुआ है? ये दोस्तों रसिया में हुआ है, यानी कि रूस में। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, वह दक्षिण भारतीय राज्य है जहां पंगियो भुजिया नामक भूमिगत मछली प्रजाति की खोज की गई है? दोस्तों इसके बारे में मैंने कुछ फैक्ट आपको बताए थे, तो ये दोस्तों केरल में की गई है इसकी खोज। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 13 अप्रैल 2020 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की कौन सी भी वर्षगांठ बनाई गई थी? तो दोस्तों 101वीं वर्षगांठ थी। आप इसको ध्यान में रखें और इसके बारे में मैंने 2-3 फैक्ट आपको बताए थे। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय रिजर्व बैंक के किस पूर्व गवर्नर को IMF प्रमुख क्रिस्टलिना जॉर्जीवा के बाहरी सलाहकार समूह में शामिल किया गया है? ये दोस्तों रघुराम राजन है जो कि इनको शामिल किया गया, और ये भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर थे। ठीक है दोस्तों, आइए आज की बढ़ते हैं सीरीज की ओर। और हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कोविड-19 इंडो US आभासी नेटवर्क के संदर्भ में
निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, विचार कीजिए। दोस्तों ये हम आपको हर बार कथन के संबंधित क्वेश्चन वो देते रहते हैं ताकि आपका अनुभव इसमें बना रहे। तो दोस्तों आइए देखते हैं कौन सा हमारा कथन सही होगा। कोविड-19 इंडो यूएस आभासी नेटवर्क का उद्देश्य विज्ञान, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी की मदद से वैक्सीन, उपकरण इत्यादि को शीघ्रता से विकसित करना है। क्या ये बात सही है दोस्तों? अंदाजा लगाइए थोड़ा सा। मेरे हिसाब से सही है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। दोस्तों भारत में प्रत्येक अनुसंधान के लिए लगभग 25 से 50 लाख रुपए तक और अमेरिका में प्रत्येक अनुसंधान के लिए 33 से 66 हजार डॉलर तक दिए जाएंगे। क्या ये भी बात ठीक है? और ऑप्शन सी देखते हैं। यह वित्तीय योगदान 28 महीने की अवधि के लिए उपलब्ध होगा। नहीं दोस्तों, 28 महीने की अवधि के लिए शायद मुश्किल है। तो ऑप्शन हमारा जो सही है वो ए और बी दोनों सही हैं। आइए दोस्तों इसके बारे में कुछ फैक्ट जानते हैं। IUSSTF इंडो यूएस साइंस एंड टेक्नोलॉजी फोरम, जो कि इसकी शॉर्ट फॉर्म है IUSSTF, को मार्च 2000 में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक समझौते के तहत स्थापित किया गया था। यह एक स्वायत्त द्विपक्षीय फोरम है। इसका उद्देश्य संयुक्त रूप से सरकार, शिक्षा एवं औद्योगिक क्षेत्रों के बीच आपसी तालमेल के माध्यम से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और नवाचार को बढ़ावा देना है। और इस फोरम को दोनों देशों द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप सही से एक बार रिवाइज अवश्य कर लें। ठीक है, आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सियाचिन दिवस कब मनाया जाता है? ये 13 अप्रैल को ही दोस्तों सियाचिन दिवस मनाया जाता है। इस दिन को ऑपरेशन मेघदूत के तहत भारतीय सेना के साहस को याद करने के लिए मनाया जाता है। और ऑपरेशन मेघदूत भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जे के लिए भारतीय सशस्त्र बलों के ऑपरेशन के लिए कोड नाम था, जो सियाचिन संघर्ष से जुड़ा था। 13 अप्रैल सन 1984 को शुरू किए गए इस अभियान के तहत सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा किया गया था। और इस सैन्य अभियान के तहत विश्व के सबसे ऊंचाई वाले स्थान पर युद्ध हुआ था। तो दोस्तों ये कुछ बातें हैं जो सियाचिन के संबंधित रखती हैं और आपको इनको जो है ध्यान से अपना रिवीजन प्रैक्टिस में लाना है। एशियाई विकास बैंक ने विकासशील देशों के लिए कोरोना वायरस प्रतिक्रिया पैकेज को बढ़ाकर कितना कर दिया है? ये एडीबी का आपको दोस्तों मैं बता देता हूं। ये इन्होंने जो है $20 मिलियन बढ़ा करके इसका कर दिया। और एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी जो फुल फॉर्म है एडीबी की। तो आइए दोस्तों, एडीबी ने अपने कोविड-19 प्रतिक्रिया पैकेज को बढ़ाकर 3 गुना कर दिया गया है। $20 बिलियन इसको कर दिया गया है। पिछले महीने विकासशील देशों के लिए $6.5 बिलियन के पैकेज की घोषणा की गई थी। और दोस्तों इसका मुख्यालय है मनीला, जो कि फिलीपींस में है। और इसके कुल 68 सदस्यीय कंट्री इसके मेंबर हैं, जिनमें से 48 एशिया और प्रशांत क्षेत्र, बाकी 19 अन्य क्षेत्र के हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डॉक्टर BR अम्बेडकर की 129वीं जयंती कब मनाई गई? तो ये दोस्तों आप जान सकते हैं, आपको पता ही होगा कि ये भीमराव अम्बेडकर जी की जो जयंती मनाई जाती है वो कब मनाई जाती है। ये दोस्तों 14 अप्रैल को ही इनकी जो है वो बनाई गई थी। और हम इससे कुछ फैक्ट जानते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1991 को ब्रिटिश कालीन मध्य प्रांत यानी कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में के महू में हुआ था। उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स दोनों से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की और कानून, अर्थशास्त्र एवं राजनीति विज्ञान में अपने शोध के लिए ख्याति प्राप्त की थी। और वह स्वतंत्र भारत के पहले कानून एवं न्याय मंत्री और भारतीय संविधान के प्रमुख वास्तुकार थे। और दोस्तों आप इस लाइन को हमेशा ध्यान रखें, बहुत बेहतरीन लाइन है। और संविधान आने वाले समय में हम आपको संविधान जो है बहुत ही डिटेल के साथ और बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों पढ़ाने वाले हैं। भूलना नहीं है आपको दोस्तों, बने रहे चैनल के साथ। और उसमें हम आपको इतने अच्छे से इनका ये टॉपिक और हर एक
एवरी पॉइंट आपको इतना अच्छा बताएंगे कि आप याद रखोगे कि क्या पढ़ाई की है हमने। तो दोस्तों आते हैं अपने क्वेश्चन पे। 24 सितंबर 1932 को अंबेडकर हिंदुओं में शोषित वर्गों की ओर से और मदन मोहन मालवीय शेष हिंदुओं की ओर से के बीच पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए हैं और वर्ष 1990 में उन्हें मरणोपरांत यानी मरने के बाद भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। ये दोस्तों अंबेडकर जी की कुछ फैक्ट हैं, तो आप इसको थोड़ा ध्यान रखें। एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन इनमें से आराम से बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपदाएं और आपदाओं के कार्य निम्नलिखित में से किसका विषय है? ये दोस्तों केंद्र सरकार का विषय है और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत। और दोस्तों इसी कुछ मुख्य खास बातें हैं जो हम आपको बता देते हैं। राज्य की कानून व्यवस्था और जनता के अधिकारों की सुरक्षा राज्य का विषय है और यह राज्य सरकार के पास होता है। इसी के तहत राज्य सरकारों ने अपना अलग लॉकडाउन पीरियड निर्धारित किया है, जबकि केंद्र सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन और अधिनियम 2005 के तहत कोविड-19 को अधिसूचित कर आपदा घोषित किया गया है। इस अधिसूचना के कारण आपदा और आपदा के कार्य केंद्र सरकार के विषय अंतर्गत आते हैं, अतः लॉकडाउन केंद्र विषय के अंतर्गत आता है। दोस्तों ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका आप ध्यान रखें, एक बार रिवाइज अवश्य कर लें दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस वैश्विक संगठन ने साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस नाम से एक रिपोर्ट जारी की है दोस्तों, जिसमें उसने इस वित्तीय वर्ष में भारत की वृद्धि दर 1.5% से 2.8% रहने का अनुमान लगाया है। दोस्तों विश्व बैंक है जिसने ये अनुमान लगाया है दोस्तों। और इसके बारे में 2-4 फैक्ट जानते हैं। विश्व बैंक ने हाल ही में साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस नाम से अपनी द्विवार्षिक रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट में दक्षिण एशियाई क्षेत्र के 8 देशों की आर्थिक वृद्धि दर में गिरावट आने का आसार व्यक्त किए हैं, लेकिन इस रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि भारत में इस वित्तीय वर्ष में 1.5 से बढ़कर 2.8 तक की वृद्धि हो सकती है भारत की आर्थिक स्थिति में, और जो कि 1991 में लागू उदारीकरण नीतियों के बाद से सबसे खराब आर्थिक चरण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस देश ने चीन से भारत, फ्रांस व जर्मनी भेजे जा रहे मेडिकल किट में मास्क की खेप को अपने यहाँ मंगवा लिया है यानी डाइवर्ट करवा लिया है? तो वो दोस्तों यूएसए अमेरिका ने ये काम कर दिया है। तो दोस्तों आप इमेज में देख रहे हो भारत की किट अमेरिका पहुंच गई है और बहुत ही मामला खराब हो गया है। चीन से इंडिया आ रहे 50,000 कोरोना टेस्ट किट को अमेरिका ने अपने पास डाइवर्ट कर लिया है। अमेरिका ने फ्रांस, जर्मनी, ब्राजील सहित कई देशों के साथ भी ऐसा ही किया है। दूसरी ओर फ्रांस और तुर्की ने स्पेन जाने वाले सामान को अपनी ओर डाइवर्ट कर लिया है। फ्रांस ने और तुर्की ने भी स्पेन जाने वाले सामान को अपने यहाँ मंगवा लिया और कोरोना वायरस ने सरकारों और बाजार अर्थव्यवस्था का सबसे घिनौना चेहरा हमारे सामने लाकर रख दिया है। दोस्तों आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अमेरिका ने भारत को किन 2 तरह की मिसाइलों की बिक्री के लिए मंजूरी दी है? तो दोस्तों आप इमेज में देख रहे हैं ये मिसाइलें, और ये बैलिस्टिक मिसाइल और अग्नि 5 मिसाइल। इनमें से तो खैर ऑप्शन नहीं लग रहा मुझे, और इसका जो सही आंसर है वो दोस्तों टारपीडो, लाइबेट और हार्पून एयर लॉन्च, इन मिसाइलों को अनुमति बिक्री के लिए दे दी है। इसके बारे में 2-4 फैक्ट जानते हैं। 14 अप्रैल को अमेरिका ने भारत को मिसाइलों की बिक्री को मंजूरी दी है। इन मिसाइलों को $155 मिलियन में बेचा जा रहा है। हार्पून की लागत 92 मिलियन और टारपीडो की जो कीमत है वो $63 मिलियन है। हल्के टारपीडो का इस्तेमाल पनडुब्बी रोधी युद्धक अभियानों में किया जाएगा और टारपीडो यानी के नीचे की मिसाइल जिसे पानी के नीचे या ऊपर लॉन्च किया जा सकता है। हार्पून एक एंटी शिप मिसाइल है जिसका इस्तेमाल दुश्मन की नाव या जहाज पर हमला करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों ये कुछ फैक्ट थे उन मिसाइलों के बारे में। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हिमाचल प्रदेश स्थापना दिवस प्रतिवर्ष कब आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों यह 15 अप्रैल को हिमाचल स्थापना दिवस मनाया जाता है। 15 अप्रैल 2020 को 73वें हिमाचल दिवस के उल्लास और उत्साह के साथ
आयोजित किया जाएगा। और आज़ादी से पहले हिमाचल प्रदेश का अधिकांश क्षेत्र पंजाब राज्य का हिस्सा था और उस समय के दौरान यह क्षेत्र 4 अलग अलग क्षेत्र जैसे कि चंबा, मंडी, शिमला आदि में विभाजित था। दोस्तों, स्वतंत्रता के बाद 1948 में राज्य को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया और 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश जो कि देश का 18वां राज्य बना है। समझ गए आप दोस्तों कैसे क्या इसमें बदलाव किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। पूर्व अटॉर्नी जनरल अशोक देसाई का निधन कब हुआ? तो दोस्तों ये 13 अप्रैल 2020 को पूर्व अटॉर्नी जनरल का जो है देहांत हो गया। और दोस्तों ये आप इमेज देख रहे हो उनकी, ये वही हैं। इनके बारे में कुछ जानते हैं, 2-4 फैक्ट। देसाई 9 जुलाई 1996 से 6 मई 1998 तक देश के अटॉर्नी जनरल थे और पद्म भूषण से सम्मानित देसाई ने 1956 में बंबई उच्च न्यायालय में वकालत शुरू की और 8 अगस्त 1977 को वह वरिष्ठ अधिवक्ता नामित किए गए हैं। उन्होंने भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में घिरे उच्च लोक सेवकों के खिलाफ जांच को लेकर बहुचर्चित विनीत नारायण प्रकरण में अहम भूमिका भी निभाई थी। उन्होंने वर्ष 2001 में पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था। तो दोस्तों ये कुछ मेन बातें हैं जो उनके बारे में है। और दोस्तों हम आपको बताएंगे अटॉर्नी जनरल के पद क्या होता है और महाधिवक्ता क्या होते हैं। दोस्तों हम आपको संविधान के जो वीडियो लाएंगे, हम संविधान पढ़ाएंगे डिटेल के साथ, विद पॉइंट टू पॉइंट पूरी गहराई के साथ आपको संविधान दोस्तों बहुत ही अच्छे रोचक तरीके से पढ़ाया जाएगा। तो देखना ना भूलें दोस्तों, बने रहें हमारे साथ टारगेट 99 पर। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद है आपको दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको दोस्तों हमारे ये क्वेश्चन की सीरीज पसंद आती है तो आप इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और यदि आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो उसके लिए धन्यवाद। यदि नए हैं तो दोस्तों उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसको अब ऐसे दबा लीजिए ताकि आने वाला नेक्स्ट वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख पाओगे। तो दोस्तों तब तक के लिए नमस्ते।